हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हमारी इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में हम लोग जो है मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति उसको शुरू कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने जो इससे पहले जो इन्फ्लेशन वाला पार्ट पढ़ा था उसी को कंट्रोल करने के लिए ये सारी जो हैं नीतियों का निर्माण किया जाता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। और इसका निर्माण जो काम है, निर्माण करने का जो काम है कौन करता है? आरबीआई करती है। तो इसको थोड़ा सा पहले हम लोग इंट्रो देख लेते हैं। मॉनेटरी सिस्टम या मौद्रिक व्यवस्था। तो मौद्रिक व्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह, ठीक है। अब मुद्रा के प्रवाह से मतलब क्या होता है? एक जैसे कि देश है या स्टेट है या सोसाइटी है, वहाँ पे जो पैसे का जो फ्लो होता है, ठीक है, लिक्विडिटी जिसे बोल सकते हैं, उसी को बोला जाता है मुद्रा को प्रवाह को, ठीक है। ज़्यादा पैसा होना भी किसी देश के अंदर अच्छा नहीं है और कम पैसा होना भी अच्छा नहीं है लोगों के हाथ में, ठीक है। इसी चीज़ को जो कंट्रोल करने की व्यवस्था को संबोधित किया जाता है किस नाम से? मॉनेटरी सिस्टम से या मौद्रिक व्यवस्था के नाम से। इस व्यवस्था से जो नीतियाँ जारी की जाती हैं, ठीक है, ये जो मौद्रिक व्यवस्था होती है, इसी को मेंटेन करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मौद्रिक नीतियाँ कहा जाता है या मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। मौद्रिक नीतियाँ किसी भी देश की केंद्रीय बैंक, देखिए केंद्रीय बैंक का मतलब क्या होता है? केंद्रीय बैंक से मतलब है सेंट्रल बैंक, ठीक है। क्या नाम है? सेंट्रल बैंक। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए, बहुत बेसिक सा है क्वेश्चन, कि जो आरबीआई है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे जो है इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में, ठीक है। तो जिम्मेदारी होती है किसकी? केंद्रीय बैंक की। इन नीतियों के माध्यम से कोई केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को, यानी कि मुद्रा कितना है, लोगों के पास ज़्यादा है कम है, या अगर कम है तो उनके पास कैसे पहुंचेगा, ज़्यादा है तो उनसे कैसे लिया जाएगा, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने की जो पॉलिसी होती है वही कहलाती है मौद्रिक नीति। और ये कौन काम करता है? इसे काम करता है केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा हो जाए तब यह मुद्रा स्फीति को जन्म देगी। क्या हो जाएगा? ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वस्तुओं की कीमत क्या होगा कि उनकी जो, यानी जो कॉस्ट है उसकी, उससे ज़्यादा हो जाएगी। और उससे क्या हो जाएगा कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। ज़्यादा पैसा भी होना ज़रूरी नहीं है एक अच्छे आर्थिक स्थिति के लिए। ऐसी स्थिति में इन नीतियों के माध्यम से देश की केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि को सोख लेती है। तो फिर क्या होती है कि जो आरबीआई है उसकी कई सारी टेक्निक्स होती हैं या तकनीक जिसे कह सकते हैं, उनके माध्यम से क्या होगा कि अगर सोसाइटी में या देश में या अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ अर्थव्यवस्था पर्टिकुलरली बात करना है, तो अर्थव्यवस्था से वो क्या करेगी? पूरा पैसा सोख लेगी। वो सारी टेक्निक्स जो हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाए तो इससे मांग एवं आर्थिक समृद्धि, फिर लोगों के पास जब डिमांड नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो देश विकास नहीं करेगा। तो ये जो साइकिल होता है ये पूरी तरीके से क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। इसलिए तरलता को कम होने पे मुद्रा को किस तरीके से मार्केट में बढ़ाना है, लिक्विडिटी को प्लस में ले जाना है, ये काम भी कौन करेगा? मौद्रिक नीति के माध्यम से ही आरबीआई ये काम करेगी। अतः ऐसे में इन्हीं नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि क्या की जाएगी? प्रवाहित की जाएगी, ठीक है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से देश की केंद्रीय बैंक यह तय करती है कि अर्थव्यवस्था में कितनी धनराशि ऋण के रूप में बैंकों के माध्यम से उपभोक्ता के पास पहुंचेगी। भारत में यह नीतियां वर्ष में 2 बार जारी की जाती हैं, ठीक है। क्या है ये? 2 बार जारी की जाती हैं, यानी कि बाई एनुअल है ये रिपोर्ट। क्या है? बाई एनुअल रिपोर्ट है। साल में 2 बार पब्लिश की जाती हैं। कब कब की जाती हैं ये ज़रूर देख लीजिए। अप्रैल में की जाती हैं ये। कब की जाती हैं? अप्रैल में और अक्टूबर में की जाती हैं, ठीक है। अक्टूबर में की जाती हैं, परंतु प्रत्येक 2 माह के उपरांत इन नीतियों की समीक्षा की जाती है। लेकिन इनका देखिए 6 महीने में पब्लिश की जाती हैं, लेकिन 2 महीने में क्या किया जाता है? रिव्यू किया जाता है, यानी एक तरीके का टेस्ट समझ सकते हैं। 2 महीनों में टेस्ट होता है या रिव्यू कह सकते हैं इसको। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये किया जाता है। इन नीतियों के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है तो उसके कुछ उद्देश्य भी होंगे।
उनको हम लोग समझते हैं। तो तीनों के उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, यानी कि जो महंगाई है, ठीक है, महंगाई को क्या करना है? महंगाई को कम करना है, ये पहला इनका काम हो जाता है। फिर आर्थिक समृद्धि के प्रबंधन, यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था या आर्थिकी है देश की, उसमें जो है जो ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ को क्या करना है? अप ही रखना है, डाउन नहीं होने देना है, और उसको प्रबंधन करना होता है। तीसरा जो मेन वजह है इस नीतियों को बनाने के लिए, घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्रा की तुलना में विनिमय दर का संतुलन। देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेन चीज़ डॉलर के बारे में ही बात करेंगे। तो जो एक्सचेंज रेट होता है इंटरनेशनली, उसको जो है बैलेंस करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती हैं। इन नीतियों के अंतर्गत तरलता को कम अथवा ज़्यादा करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग होता है उन्हें मौद्रिक नीतियों के उपकरण कहा जाता है। उपकरण से मतलब क्या होते हैं? टूल्स, ठीक है, टूल्स, टूल्स कहा जाता है। इन उपकरणों को मात्रात्मक या गुणात्मक कहते हैं। मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटेटिव होता है, और गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। दो प्रमुख प्रारूपों में वर्गीकृत किया जाता है। और ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये मात्रात्मक और गुणात्मक जो टूल्स हैं या उपकरण हैं, ये क्या हैं? ये कन्वेंशनल हैं, ठीक है। कन्वेंशनल कह सकते हो या ट्रेडिशनल कह सकते हो इनको, ठीक है। ये कन्वेंशनल होते हैं। जब मात्रात्मक उपकरण प्रभावी नहीं रह जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तब गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर पहले, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव यूज़ किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स के जब फेल होने पे फिर आरबीआई क्या करती है? आरबीआई समझती है कि अब कोई चारा नहीं बचा हुआ, तो वो फिर क्या करती है? क्वालिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करती है, जो कि जैसे कि धमकी वगैरह देना, लोग एक तरीके का डिटरेंस क्रिएट करने वाला काम होता है। या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही मौद्रिक नीतियों के पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक, मैंने अभी आपको बताया है कि इंग्लिश में वर्ड बताया कन्वेंशनल, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल टूल्स हैं ये, ठीक है, कन्वेंशनल टूल्स हैं। आगे देखते हैं। जब ये पारंपरिक उपकरण, जो ये कन्वेंशनल टूल हैं, जब फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था को जो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति को बेहतर करने में जब फेल हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? नॉन कन्वेंशनल जो उपकरण होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है। अभी इनको पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। कन्वेंशनल में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि CRR, SLR, ठीक है, बी OMO जिसे बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिन्हें बोला जाता है, ये सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हूवर, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? ये सारी चीज़ नॉन कन्वेंशनल है। पहले तो आप बेसिकली ये याद रखिएगा, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में जो है आप डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। नॉन कन्वेंशनल में जो, कन्वेंशनल में क्या रहेगा? एक तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। अब याद रखना कि मात्रात्मक में क्या है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नॉन कन्वेंशनल में ये आ जाते हैं, ठीक है, गैर पारंपरिक जो होते हैं वो हेलीकॉप्टर मनी ड्रॉप, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर हूवर, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो भारत में मात्रात्मक जो उपकरण होते हैं, मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं? क्वालिटेटिव हैं, ठीक है। आरबीआई ने निम्नलिखित 7 उपकरणों का प्रयोग करती है। अब ये 7 उपकरण क्या हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो ये आपने हमेशा नाम सुना होगा, CRR, जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षी अनुपात, CRR। अभी इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग। वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, यानी कि SLR बोलते हैं इसे। खुली बाजार की प्रक्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसे कहा जाता है। बैंक दर, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, RRR जिसे बोला जाता है। सीमांत स्थायी सुविधा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF बोला जाता है। ये 7 टूल हैं, और ये सातों टूल कैसे टूल हैं? एक तो ये पारंपरिक हैं, क्या है ये? पारंपरिक हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये क्या है? कन्वेंशनल तो है ही हैं, और ये हैं मात्रात्मक हैं। क्या है? मात्रात्मक हैं, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। कन्वेंशनल हैं, ये कन्वेंशनल हैं और क्वांटिटेटिव हैं।
बेसिकली इन्हीं को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। कह सकते हैं कि जब वित्तीय इमरजेंसी जैसी परिस्थितियाँ हो जाएं तो शायद ही क्वालिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता हो, या चीज़ें उतनी टफ ना हो तब किया जाता है। आगे देखते हैं अब हम लोग। तो चलिए एक यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। बैंक की मांग, ठीक है, डिमांड, और सावधि जो देयता होता है, जो लाइबिलिटी होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बैंक के पास उपस्थित जमा राशि को बैंक की क्या बोलते हैं? देयता बोला जाता है। देयता का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। इसका लाइबिलिटी मतलब होता है लोगों ने जो बैंक के पास जो पैसा जमा किया होता है वो एक तरीके की बैंक की जिम्मेदारी होती है कि लोगों का ट्रस्ट बना के रखें, और जब लोगों को उस पैसे की ज़रूरत हो एकदम ऑन टाइम, ठीक है, वो पैसा उनको मिलना चाहिए। तो देयता का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी होता है, ठीक है, लायबिलिटी होता है। जबकि बैंक द्वारा दिए गए ऋण को बैंक की परिसंपत्ति कहते हैं। अब बैंक भी लोन्स वगैरह देती हैं, तो ये जो लोन्स दिए जाते हैं इनको बैंक की क्या कहा जाता है? परिसंपत्ति कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एसेट कहा जाता है, ठीक। तो बैंक की जमा राशि या देयता को, तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है या जो लाइबिलिटी है, दो प्रारूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है मांग देयता यानी कि डिमांड लाइबिलिटी है, दूसरी क्या होती है? सावधि देयता। तो मांग देयताएं जो होती हैं वो जमा राशि हैं, जो जमा होती हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, जो कि जमाकर्ता कभी भी निकाल सकता है। ये जो मांग देयताएं होते हैं कभी भी निकाल सकता है, इसकी परिपक्वता की कोई अवधि नहीं होती। परिपक्वता से क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मैच्योरिटी। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा जमा किए, एक उसका टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम के हिसाब से वो उसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ वो उसे टच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मांग देयताएं जो होती हैं, डिमांड लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, वो क्या होती हैं? उनमें परिपक्वता की कोई अवधि नहीं होती है। इसमें चालू खाता एवं बचत खाता आता है। चालू खाता का मतलब क्या होता है? करेंट अकाउंट, ठीक है। और बचत खाता का मतलब क्या होता है? सेविंग अकाउंट। ये है, ठीक है। दोनों ही सम्मिलित होते हैं किसमें? मांग देयताएं में इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अब हम लोग सावधि देयताएं को समझते हैं थोड़ा। अब जो सावधि देयताएं हैं वे देयताएं हैं यानी लाइबिलिटीज़ हैं जिनकी परिपक्वता की अवधि होती है, यानी कि एक बार जमा करने के बाद एक टाइम पीरियड होता है, यानी कि मैच्योरिटी के लिए, तभी उन्हें क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। परिपक्व होने के यानी मैच्योर होने के उपरांत ही आफ्टर आफ्टर क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। इसमें मियादी खाता, मियादी मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, जो आदमी फिक्स डिपॉजिट करता है उसको एक टाइम के बाद ही निकलेगा, तभी उसे बेनिफिट भी मिलेगा। आवर्ती खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट सम्मिलित किए जाते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी प्लस रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी, ठीक है। और इन दोनों ही देयताओं को यानी कि लाइबिलिटीज़ को सम्मिलित रूप से बैंकों का निवल मांग एवं सावधि देयता कहते हैं। इसे ही नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, सावधि देयताएं के जो दोनों प्रारूप हैं अलग अलग, उनको जब एक साथ कंबाइन किया जाता है तो उसे ही नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी कहा जाता है। आप, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर जो है अपने डाउट्स जो ज़रूर क्लियर कर लें, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जो और लोग भी आके इसको देख रहे हैं वो भी सीनियर होंगे, वो लोग भी एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, उनसे भी आंसर मिलने के चांसेस होते हैं। तो NDTL आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा पहला टूल आ गया है, ठीक है। पहला टूल जो है वो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, या जिसे क्या बोला जाता है? CRR बोला जाता है, CRR, ठीक है। CRR एक बैंक के निवल मांग एवं सावधि देयता अर्थात एक बैंक के कुल जमा राशि का वह हिस्सा है। तो निवल मांग, तो CRR एक बैंक के निवल मांग एवं सावधि देयता अर्थात एक बैंक के कुल जमा राशि का वह हिस्सा है। तो जो CRR होता है बैंक में जमा जो टोटल पैसा होता है उसका एक हिस्सा होता है, जिसे बैंक अनिवार्य रूप से, देखिए अनिवार्य, ये चीज़ें जो हैं प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, अनिवार्य रूप से RBI के पास
आरबीआई के पास जमा करना होता है। कहाँ पे जमा करना होता है? देखिए ये चीज़ें बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, इनको याद रखिएगा। वजह ये है ना कि अभी कन्फ्यूज़न भी होगा थोड़ा सा। आरबीआई के पास क्या करेंगी? जब जमा कर देंगी। अभी समझते हैं इसको थोड़ा। वर्तमान में सीआरआर एक बैंक के कुल जमा राशि का 3% है। अब देखिए जैसे कि बैंक में क्या है, 100 रुपये है, 100 रुपये टोटल जमा है, तो उसका सीआरआर कितना होगा? 3% है तो 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये है। ये दरअसल 4% जो लिखा हुआ है ये ओल्ड डेटा है, अब ये लेटेस्ट जो है 3% सीआरआर है। तो कैश रिजर्व के रूप में जो धनराशि बैंक की जमा राशि में से निकलती है उस पर आरबीआई बैंक को, यानी कि वो बैंक जिसने सीआरआर निकाला है, उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज अदा नहीं करती है। कौन? आरबीआई। इस धनराशि का प्रयोग आरबीआई भी किसी उद्देश्य से नहीं करती, अतः यह धनराशि अर्थव्यवस्था से बाहर चली जाती है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सीआरआर क्यों निकाला क्यों जाता है। वजह क्या होती है कि बैंक के पास जब ज़्यादा पैसा हो जाता है और बैंक का ट्रस्ट बना रहे, लोगों का बैंक के ऊपर ट्रस्ट बना रहे, एक अगर सीरियस टाइम में कहीं अगर बैंकरप्ट हो गई या बैंक को कोई दिक्कत हो गई तो वो पैसा निकाल के लोगों की भरपाई की जा सकती है। कुछ इस तरीके से भी इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। और आगे देखते हैं, इसको और समझते हैं। यदि मुद्रास्फीति के आंकड़े या दर्शाएं कि मांग ज़्यादा है, क्या है? डिमांड ज़्यादा है मुद्रास्फीति की वजह से, ठीक है, और मुद्रास्फीति तीव्र गति से भी बढ़ रही हो, तो ऐसे में तरलता जो होती है, लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट में पैसा क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो उसे कम करने के उद्देश्य से आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर को बढ़ा देगी। अब देखिए सीआरआर का मतलब क्या है? सीआरआर बढ़ाने से क्या मतलब होगा? यहाँ पे बैंक के पास 100 रुपये था, 3% जो है सीआरआर था, तो 3 रुपये जो है एक तरीके से ये बोल दिया जाए कि बैंक और आरबीआई दोनों इस्तेमाल में नहीं कर रहे हैं, उसको एक जगह निकाल के चुप्पे से घर में रख दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सीआरआर जो है क्या किया जाएगा? अब 5% कर दिया जाएगा। 5% जब कर दिया जाएगा तो क्या होगा? 5 रुपये निकाल के बैंक और आरबीआई से दोनों बाहर रख दिया जाएंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब 5 रुपये एक बड़ी अमाउंट है, लो तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा। जब बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो बैंक उसका क्या करेगी? तो बैंक जो है जो लोन दे रही है उस पर जो है इंटरेस्ट बढ़ा देगी। इंटरेस्ट बढ़ा देगी तो लोगों को क्या होगा? लोग सोचेंगे कि जब इंटरेस्ट कम हो जाएगा तब हम पैसा लेंगे और खर्चा करेंगे, यानी एक्सपेंडिचर करेंगे, तो लोगों की क्या हो जाएगी? लोगों की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। जब डिमांड लोगों की कम हो जाएगी तो वो क्या होगा? इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। सीआरआर का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। सीआरआर के बढ़ने से बैंक के पास, यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन है, मैं बस सिर्फ आपको जो है थॉरली पढ़ देता हूँ। उपभोक्ता को ऋण प्रदान करने के लिए धनराशि की कमी होगी। अपने लाभ को कायम रखने के उद्देश्य से उपभोक्ता को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक ब्याज दर भी बढ़ा देंगे। ठीक इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाए तब ऐसे में सीआरआर को कम कर दिया जाए। और फिर यहाँ पे बेसिकली दूसरी चीज़ भी समझ लीजिए कि अगर अर्थव्यवस्था में जो है तरलता यानी कि लिक्विडिटी यानी कि पैसा कम हो जाए तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? सीआरआर को कम कर देगी। जब सीआरआर को कम कर देगी, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगी, तो फिर बैंक को आरबीआई मतलब अर्थव्यवस्था से पैसा कम निकालना पड़ेगा। यानी कि जो आरबीआई का जैसे कि 2% कर दिया, किसने? आरबीआई ने सीआरआर को कर दिया, तो 2% कर दिए तो 2 रुपये दिखा कि 98 रुपये तो बचेंगे। अब 98 रुपये में से भी वो क्या करेगी? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी और फिर मार्केट में क्या होगी? डिमांड जो है ग्रो कर जाएगी। तो सीआरआर की गणना बैंक की कुल जमा राशि पर प्रत्येक 14 दिन में होती है। तो इसकी जो गणना होती है वो कितने दिन में की जाती है? 14 दिन में की जाती है सीआरआर की गणना। यह गणना बैंक के 14 दिनों के जमा राशि के औसत पर की जाती है। प्रारंभ में सीआरआर पर परिसीमन लागू नहीं होता था, ठीक है, परिसीमन लागू होता था जो 3 से 15% के बीच था। क्या था? 3 से 15% के बीच था, परंतु आरबीआई संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से इस परिसीमन को हटा दिया गया। अब आरबीआई इसे जीरो भी कर सकती है, यानी कि सीआरआर को जीरो किया जा सकता है, सीआरआर को ख़त्म किया जा सकता है। ये एक व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा पहले नहीं था। ये कब से किया जा रहा है? जो आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट था 2006 का, वो 2006 का, तब से ये लागू किया गया है। एवं किसी भी स्तर तक बढ़ा सकती है। पहले तो ऐसा नहीं था, 3% से 15% के बीच में रखना पड़ता था, लेकिन कब? आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट
2006 के तहत क्या कर दिया गया है, इसकी लिमिट 0 कर दी गई है और ऊपर से अनलिमिटेड कर दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे SLR। क्या पढ़ेंगे? SLR, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या जैसे सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। यह एक बैंक के, अब देखिए हम लोग CRR पढ़ लिया है कम्प्लीटली, अच्छे से पढ़ लिया है। अब आई होप कि आपको वो पूरा क्लियर हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। SLR देख लेते हैं। कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसमें बैंक नगद, यहाँ पे याद रखिएगा, कैश, गोल्ड, सोना एवं सरकारी प्रतिभूतियाँ जो GSEC होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो होती हैं, ये गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होती हैं के रूप में अपने पास रखती हैं। वर्तमान में जो SLR की दर है वो कितनी है? 8% है, 8% है, ठीक है। ये पहले था 19%, अभी 8% है। अब देखिए SLR कैसे काम करता है। यदि बैंक SLR नगद में रखे तब उन्हें क्षति पहुंचती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वो ऊपर नीचे होता रहता है और उस चीज़ का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। SLR के रूप में रखी गई धनराशि उपभोक्ता को ऋण प्रदान करने के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है। तो जो SLR होता है, पहली चीज़ जो है, ये स्टार में बना दे रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो कैश में जितना पैसा होता है उसे क्या करेगी बैंक, इस्तेमाल नहीं कर सकती लोगों को लोन देने के लिए। अब दूसरी चीज़, सोने का मूल्य बाजारी ताकतों, तो यानी जो मार्केट में होता है सोने का मूल्य क्या होता है, जो गोल्ड का वैल्यू होती है वो कभी कम ज़्यादा होती रहती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अतः SLR सरकारी प्रतिभूतियाँ जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं उन्हीं को वरीयता दिया जाता है। अब थोड़ा इसको आगे देखते हैं हम लोग। SLR की गणना पाक्षिक यानी कि 14 दिन फोर्टनाइट पर की जाती है। प्रारंभ में SLR के दर पर परिसीमन लागू होती थी। RBI इसे 25% से नीचे नहीं ला सकती थी। पहले क्या था, 25% नीचे नहीं ले जा सकती, 40% से ऊपर नहीं हो सकता था, यानी कि 25% से 40% के बीच में ये रहती थी, ये इसकी परिसीमन थी। लेकिन जो RBI अमेंडमेंट एक्ट है 2006 का, उसके माध्यम से क्या किया गया, न्यूनतम परिसीमन यानी कि 0 किया जा सकता है, परंतु अधिकतम जो है 40% आज भी लागू है, यानी कि 40% से ज़्यादा SLR नहीं लगाया जा सकता RBI के द्वारा किसी भी बैंक पर। या RBI अमेंडमेंट एक्ट जो 2006 है उसके नियम के क्या किया गया है, उसी के नियम के हिसाब से ये लागू किया गया है। चूँकि जो धनराशि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है वह अंततः सरकार के पास ऋण के रूप में जाती है, ठीक है। ऋण के रूप में कैसे, देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जैसे CRR को बोली कि आपने जो है क्या करना है कि आपको 3% जो है CRR रख लेना है, कैश रिजर्व रेशियो रख लेना है, और फिर वो बोलेगी कि आपको क्या करना है, 8% SLR रख लेना है, ठीक है। SLR रख लेना है, और SLR का मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपको रख लेना है। लेकिन SLR में क्या है, SLR और CRR में डिफरेंस क्या है बेसिकली, CRR का जो निकाला गया पैसा है बैंक के द्वारा उसका इस्तेमाल ना तो बैंक कर सकती है ना RBI कर सकती है, लेकिन SLR में जो है छूट है कुछ सारी चीज़ें। तो जो ये 8% जो पैसा अलग रखा जाएगा उसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है, पैसे पे तो नुकसान है बैंक को, लेकिन गोल्ड पे थोड़ा सा प्राइस अप एंड डाउन होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो सरकारी प्रतिभूतियाँ उस पर बहुत फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट उसे ले लेती है और उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है, एवं वहाँ अर्थव्यवस्था में चली जाती है। अतः SLR अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने का प्रभावशाली उपकरण नहीं है। देखिए हम जो ये टूल्स पढ़ रहे हैं इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि जो महंगाई है उसको कम करने का, लेकिन SLR तो अर्थव्यवस्था में चली जाती है किसके माध्यम से, सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से। इसीलिए जो है इसे एक प्रभावशाली यानी कि बहुत जो इफ़ेक्टिव टूल के तौर पे नहीं माना जाता SLR को। SLR अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह की दिशा तय कर देती है, यदि बढ़ जाए तब ज़्यादा ऋण सरकार की ओर प्रवाहित होगा, यदि कम हो जाए तब ऋण उपभोक्ता की ओर प्रवाहित होगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा CRR किस तरीके से काम करता है और SLR किस तरीके से काम करता है। आगे देखते हैं। तीसरा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तीसरे को बोलते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन।
क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को जो है खुली बाज़ार की प्रक्रिया भी कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खुली बाज़ार की प्रक्रिया। अब देखिए खुली बाज़ार की प्रक्रिया जो है महंगाई को कम करने में या मुद्रास्फीति को नीचे लाने में किस तरीके से काम करती है। तो ओ मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही बोलूँगा, ठीक है, OMO ही बोलूँगा। तो OMO RBI बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, को सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचती है एवं इन्हें पुनः खरीदती है। तो RBI यहाँ पे क्या बेचेगी? जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, ये प्रतिभूतियाँ बिल्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। अभी देखिए मैं बिल्स और बॉन्ड्स का भी आपको टाइप्स बताऊँगा। दोनों रूपों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थान दोनों को ही बेची जाती हैं या खरीदी बिक्री SLR से भिन्न होती है, ठीक है, SLR से भिन्न होती है अर्थात या SLR से अतिरिक्त है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनका किसी से इससे लेना देना नहीं है, ठीक है, SLR से लेना देना नहीं है। एवं इसके माध्यम से RBI सरकार के लिए और अतिरिक्त ऋण प्राप्त करती है। सरकार मतलब गवर्नमेंट के लिए। परंतु इस प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों के लिए प्रतिभूतियाँ खरीदना अनिवार्य नहीं होता है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि जो OMO होता है यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, उसमें जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं वो क्या वही बॉन्ड्स होती हैं जो SLR की बॉन्ड्स होती हैं? तो नहीं होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, क्या अगर RBI ये जारी कर दे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की जो है ऑक्शंस लगने वाली हैं, और क्या बैंकों के ऊपर ये मैंडेटरी है यानी कि अनिवार्य है? तो अनिवार्य नहीं है, ये याद रखिएगा। अतः जिन बैंकों के पास अधिशेष यानी कि अधिशेष का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरप्लस। क्या मतलब होता है इसका? सरप्लस। प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए इच्छुक होंगी, मात्र वही इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी। यदि RBI को लगे कि बैंकों के पास क्या है, ज़्यादा धनराशि है जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग वे ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से कर रही, तब ऐसे में वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभूतियाँ बेचेगी। और इन प्रतिभूतियों पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके चलते क्या करती हैं गवर्नमेंट, जो बैंक्स होते हैं ये बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसके बजाय कि लोगों को लोन दें। तो इस तरीके से क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है इन्फ्लेशन बैलेंस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट है, क्या देखते हैं, CRR एवं SLR को आरक्षी अनुपात यानी कि रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। यह दोनों न सिर्फ मौद्रिक नीतियों के उपकरण हैं बल्कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को यह क्या करती है, सुरक्षित भी बनाती हैं, ठीक है, ये सुरक्षित बनाती हैं। क्योंकि इसमें से क्या करते हैं, एक बड़ा अमाउंट, अब देखिए 8% SLR निकाल लिया गया बैंक में जो टोटल डिपॉजिट है, और 3% अगर CRR निकाल लिया गया, तो 11% पैसा तो वैसे ही सिक्योर हो जाता है। यानी कि लोगों को अगर कभी ये हो जाए कि बैंक रन जैसी क्राइसिस हो जाए, लोगों का ट्रस्ट हट जाए बैंक में कि ये बैंक कोलैप्स होने वाला है, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? एक दिन में तो सारे लोग खड़े नहीं हो जाएंगे बैंक में पैसा निकालने के लिए। इसी तरीके से ये बैंकिंग काम करती है। अब देखते हैं हम लोग बैंक रेट, देखते हैं बैंक रेट क्या है। बैंक रेट यानी कि बैंक दर। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को लंबी अवधि का, ठीक है, लॉन्ग टर्म का, ये याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म का क्या करती है, लॉन्ग टर्म का ऋण प्रदान करती है। यदि बैंक दर में बढ़ोतरी हो जाए तब बैंकों के लिए लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक भी ब्याज दर बढ़ा देगी जिससे उपभोक्ता के लिए ऋण महंगा हो जाए। मैं ये बेसिकली हर बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूँ कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल किया जाता है, लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, तो उसी में से बैंक रेट भी एक तरीके का रेट है। तो वर्तमान में जो बैंक दर है, ऋण लेने के उद्देश्य से बैंक RBI के पास प्रतिभूतियों को गिरवी रखती हैं, बॉन्ड्स को गिरवी रखती हैं, परंतु यह प्रतिभूतियां बैंक के SLR का हिस्सा नहीं हो सकती, ठीक है, किसका हिस्सा नहीं हो सकती, SLR का हिस्सा नहीं हो सकती हैं, बैंक में ये यूज़ नहीं किया जाएगा। अर्थात ये वे प्रतिभूतियाँ जिन्हें बैंक OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से खरीदती। देखिए थोड़ा सा ये कितना लिंक्ड है एक दूसरे से, ये जितने भी क्वालिटेटिव टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, मात्रात्मक जो उपकरण है, ये एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जो OMO के थ्रू जो इन्होंने क्या की थी, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो खरीदी थी, उसको जो है बैंक OMO के माध्यम से खरीदती है। वर्तमान में RBI ने बैंक दर के अंतर्गत प्रतिभूतियों गिरवी रखने की प्रक्रिया बंद की है,
अर्थात वर्तमान में बैंक दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण प्रदान नहीं करती। तो अभी ये क्या है, थोड़ा सा ये टूल जो है अभी स्लो चल रहा है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जब रेपो रेट एवं ट्रिपल आर यानी कि रिवर्स रेपो रेट की व्यवस्था लागू हुई है, तब एक मौद्रिक उपकरण के रूप में बैंक दर का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि अब इनका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। बैंक और जो सेंट्रल बैंक है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो डबल आर और ट्रिपल आर पे डिपेंड करता है। परंतु आज भी बैंक दर वह आधार है जिस पर आरबीआई सीआरआर और एसएलआर रखने की प्रक्रिया में यदि बैंक चूक जाए तो उन पर जो जुर्माना जो लगता है वो बैंक रेट पे ही लगता है। तो बैंक रेट पूरी तरीके से जो है अनइफेक्टिव नहीं हुआ है, उसका इस्तेमाल आज भी सीआरआर और आरबीआई वो एसएलआर की चूक होने पे क्या किया जाता है, जुर्माना लगाने के लिए उसी को आधार बनाया जाता है। अब आ गए हम लोग रेपो रेट पे। ठीक है, रेपो दर या वह ब्याज दर है यानी इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करती है। कम अवधि का मतलब शॉर्ट टर्म पर। और ये वर्तमान में ये जो है कितना है अभी देख लेते हैं थोड़ा। वर्तमान में जो है रेपो रेट कितना है, 4% है। ठीक है, 4% है। सामान्यतः इस व्यवस्था में ऋण की परिपक्वता की अवधि कितनी है, 90 दिन, यानी मैच्योरिटी जो है 90 दिन की है, दिनों तक होती है। परंतु विभिन्न देशों में इसकी परिपक्वता भिन्न होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मामला होता है इसका, पर्टिकुलर कंट्री वाइज ये रहता है। वर्तमान में भारत में इस व्यवस्था के अंतर्गत एक बैंक आरबीआई से 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है, किसके, रेपो रेट के तहत। यदि ऋण की परिपक्वता जो मैच्योरिटी की अवधि मात्र 1 दिन की हो तो इसे क्या कहा जाएगा, ओवरनाइट रेपो रेट कहा जाएगा या ओवरनाइट रेपो कहा जाता है। यदि परिपक्वता अवधि 7 दिन की या 14 दिन की हो तो इससे टर्म रेपो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे टर्म रेपो कहा जाएगा। अभी मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा आपको कि ये किस तरीके से काम करता है। अब जैसे कि ओवरनाइट रिपो के अंतर्गत एक बैंक आरबीआई से अपनी कुल जमा राशि का मात्र 0.25% यानी कि जो उसके पास अगर 80 रुपये है, ठीक है, 80 रुपये है तो उसका 100 रुपये है तो उसका क्या करेगी, वो 0.25% ही क्या करेगी, उधार ले सकती है ओवरनाइट के लिए, 1 दिन के लिए। जबकि टर्म रेपो के अंतर्गत क्या करेगी, 0.75% तक की धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में ऋण लेने की प्रक्रिया में बैंक आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखेंगी, परंतु ये सरकारी प्रतिभूतियां बैंक के एसएलआर का हिस्सा नहीं होंगी। किसका हिस्सा नहीं होंगी, बैंक के एसएलआर का। तो बैंक की जो एसएलआर हैं वो बहुत रेपुटेटेड हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल बेसिकली इन चीज़ों के लिए नहीं किया जाएगा। ये वह प्रतिभूतियाँ होंगी, ये वो बॉन्ड्स होंगे जिन्हें बैंक ने क्या किया है, ओपन मार्केट जो ऑपरेशन होता है उसके थ्रू खरीदा होता है, उसे ही वो गिरवी रखेंगी। यदि रेपो रेट में बढ़ोतरी हो जाए तब ऐसे में बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा। अब देखिए, बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा कैसे हो जाएगा, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो वो कीमतें बढ़ जाएंगी, जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो वो क्या करेंगे, मार्केट में जो है लोन पे जो है इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो लोग उसको लेना बंद कर देंगे तो वो सीधा से उनके डिमांड और सप्लाई दोनों को इफेक्टिव कर देगा और क्या करेगा, इन्फ्लेशन को नीचे लाएगा। आम उपभोक्ता को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक की ब्याज दर बढ़ा देगी, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग प्रभावित हो जाएगी और इन्फ्लेशन क्या होगा, डाउनफॉल हो जाएगा। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट, क्या बोलते हैं इसे, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर भी इसे कहा जाता है। यह वह ब्याज दर है जिसमें आरबीआई बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म, ये भी है, ठीक है, शॉर्ट टर्म है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी जो सरप्लस जमा राशि है, ठीक है, कौन सी राशि, सरप्लस, आरबीआई के पास रख देते हैं। वर्तमान में ये कितना है, अभी वर्तमान में जो है रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। ये एकदम अपडेटेड डेटा है, ठीक है,
रेपो व रिवर्स रेपो रेट दोनों ही सम्मिलित रूप से आरबीआई का LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहलाते हैं। यानी कि डबल आर और ट्रिपल आर दोनों को जब कंबाइंड किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आरबीआई प्रतिदिन यह तय करती है कि उन बैंकों से जिनके पास अधिशेष जमा राशि यानी जो सरप्लस अमाउंट है, आरबीआई अधिकतम कितना ऋण लेगी एवं उन बैंकों को लिए गए ऋण पर रिवर्स रेपो रेट कौन आरबीआई अदा करती है। वही धनराशि अन्य बैंकों को रेपो रेट पर ऋण के रूप में दी जाती है। यानी आरबीआई क्या करेगी, उनसे वो पैसा लेगी, फिर वही पैसा लोगों को देगी। वही धनराशि अन्य बैंकों को रेपो रेट पर देगी एवं आरबीआई इस प्रक्रिया में अपना लाभ क्या करेगी, सुनिश्चित कर लेती है। लाभ का एक हिस्सा आरबीआई अलग हटाकर अपना आपातकालीन यानी कि कंटिंजेंसी फंड जिसे कहा जाता है तैयार करती है, जबकि बचे हुए हिस्से को भारत सरकार को लाभांश के रूप में, प्रॉफिट के रूप में दे देती है। तो अब आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो है, इन दोनों का मतलब ये समझ लीजिए बेसिकली कि इसमें क्या करती हैं, बैंक एक तरीके से एक जगह आरबीआई एक जगह से पैसा लेगी और दूसरे बैंकों को देगी और उसके बीच प्रॉफिट वगैरह बनाएगी। तो यही होता है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। अब लास्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट जो हमारा है इसे बोलते हैं एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब होता है सीमांत स्थायी सुविधा। क्या बोलते हैं इसको, सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा ये है, इसको समझते हैं अच्छे से। इस उपकरण को आरबीआई ने 9 मई 2011 को भारत में लागू किया। यानी कि इससे पहले सिर्फ 6 टूल्स थे, जिसमें से बैंक रेट अनइफेक्टिव हो गया, उसका इस्तेमाल अब कम हो रहा है, लेकिन ये जो है ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। पहले तो ये याद रखिएगा, एमएसएफ भारत में कब लागू किया गया, 2011 में लागू किया गया। इसके माध्यम से एक बैंक आरबीआई से 24 घंटे के लिए अर्थात मात्र एक दिन के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है। या ब्याज की दर वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में जो है 4.25% है। ये अपडेटेड है, ठीक है, अपडेटेड एमएसएफ का ये प्रतिशत है, ये गलत है। एक बैंक एमएसएफ के माध्यम से अपनी कुल जमा राशि का यानी जो उसके पास टोटल जमा राशि उसका 2.5% तक धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त करेगी। इस उद्देश्य से बैंक उन प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकती है जो कि उसके एसएलआर का हिस्सा हैं। तो ये खाली एमएसएफ एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें क्या करेगी, एक बैंक एक दिन के लिए पैसा लेने के लिए सेंट्रल यानी कि आरबीआई से वो क्या करेगी, एसएलआर का जो हिस्सा होता है उसको क्या करेगी, गिरवी रख सकती है। परंतु ऐसा करने पर बैंक को एसएलआर में कमी उत्पन्न होगी, जिस पर क्या होगा, इन्हें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई बैंक पर जुर्माना लागू करेगी। जुर्माना तय करने का आधार क्या होगा, बैंक रेट होगा। ठीक है, बैंक रेट मैंने बताया था ना, यहीं पे इस्तेमाल होता है। आरबीआई रेपो रेट के साथ बैंक दर का, रिवर्स रेपो दर का एवं एमएसएफ का संबंध तय करके रखती है। बैंक दर एवं एमएसएफ की दर हमेशा रेपो दर से क्या होगी, 0.25% ज़्यादा होगी, जबकि रिवर्स रेपो दर से 0.25% हमेशा कम होगी। अतः आरबीआई मात्र रेपो दर को ही परिवर्तित करती है या अन्य दर उसी अनुपात में स्वतः परिवर्तित हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको एमएसएफ समझ में आ गया होगा। ये एक दिन के लिए जाने वाला बैंकों के द्वारा जो है, इसमें कितना प्राप्त होगा, 2.25% ही इसे के बराबर की धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त होगी। 2% ही ये प्राप्त होगी, ठीक है, 2% प्राप्त होगी। और इसमें जो है जुर्माना भी लगेगा बैंक रेट के बेसिस पे, क्योंकि इसमें जो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है वो जो एसएलआर का जो हिस्सा था उसका पैसा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट डे जो है हम बेसिस पॉइंट, लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह जितने भी हैं
और फिर जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनको हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।